सनी का मसला बहुत दिलचस्प था। वो पिछले 12 साल से एक बैंड में गिटार बजा रहा था। ये पैदाइशी मौसीकार था। कुदरत ने इसे बेतहाशा म्यूज़िक सेंस दे रखी थी। ये माहौल में बिखरी आवाज़ों में मौसीकी तलाश कर लेता था। उसकी उंगलियां गिटार की तारों से खेलती थीं और मुश्किल से मुश्किल धुन देखने और सुनने वालों के सामने आ जाती थी। ये दिन में औसतन 10-12 घंटे काम करता था, लेकिन इस मेहनत, इस सलाहियत के बावजूद उसकी आमदनी बहुत कलील थी। ये 12 साल की प्रोफेशनल लाइफ बेतहाशा और सलाहियत और मुसलसल 12-12 घंटे काम के बावजूद हैंड टू माउथ था। ये अभी तक ज़ाती अखराजात के लिए वालिदैन से पैसे लेता था। गाड़ी भी वालिद ने ख़रीद कर दी थी। गाड़ी में पेट्रोल भी वालिद डलवाता था और उसकी बीवी और 2 बच्चों के अखराजात भी वालिद उठाता था। सनी ने मुझे बताया वो ख़ुद को एक नाकाम शख्स तस्वुर करता है। मैंने उससे इत्तफ़ाक़ किया, क्योंकि जब आप काम के बावजूद मुनासिब रकम ना मिल रही हो तो आप नाकाम कहलाते हैं। अब्दुलसलाम का मसला सनी से भी दिलचस्प है। ये लाहौर की अकबरी मंडी में आढ़त का काम करते हैं। अल्लाह ने उन्हें पैसे से रुपया कमाने का फ़न दे रखा है। ये 5-6 घंटे मंडी जाते हैं, दुकान पर बैठते हैं, 4-5 सौदे करते हैं और 1-8 लाख रुपए कमा लेते हैं। लेकिन ये बला के कंजूस हैं, लिहाजा खुशहाली का अक्स उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर दिखाई नहीं देता। ये साल में 2 बार कपड़े खरीदते हैं। उनके पास सारा साल एक जूता होता है। ये वालिदैन के पुराने घर में रहते हैं। उनके घर में छोटा फ्रिज और 12 इंच की स्क्रीन का टीवी है। ये एक सालन पकाते हैं और उनके बच्चे भी मामूली स्कूलों में पढ़ते हैं। शेख अब्दुलसलाम की इन हरकतों की वजह से लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। लोग उन्हें शेख बैंक कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ बैंकों के लिए कमाते हैं। ये अपने आप को नाकाम समझते हैं। मैं उनसे भी इत्तफ़ाक़ किया। रेहान ज़फ़र का मसला उनसे भी दिलचस्प था। ये स्पेयर पार्ट्स का काम करते हैं। ये काम उन्हें ठीक ठाक रिटर्न दे रहा है। ये कारोबार के दूसरे साल ही खुशहाल हो गए थे। ये अपनी ज़ात, अपने ख़ानदान और अपने दोस्तों पर खुल कर खर्च करते हैं और ये हर दूसरे साल गाड़ी तब्दील करते हैं। ये मशीन महल्ले से छावनी भी शिफ्ट हो गए। ये बच्चों को महंगे स्कूलों में भी पढ़ा रहे हैं। इनकी बेगम पार्लर भी जाती हैं। ये दूसरे तीसरे साल बाद घर का सारा सामान भी बदल देते हैं। इनके ड्राइंग रूम, डाइनिंग टेबल, बेडरूम में भी दौलत के जा नमूने नज़र आते हैं। ये दोस्तों के साथ रोज़ाना काफ़ी शॉप में काफ़ी भी पीते हैं, लेकिन ये भी खुद को नाकाम समझते हैं। क्यों? क्योंकि लोग उनकी दौलत पर हंसते हैं। लोग उन्हें होच्छा, नौदौलतिया, कोर रिज़्क और बेवकूफ़ समझते हैं। दोस्त उन्हें उल्लू बनाते हैं। बीवी बच्चे उन्हें लूटते हैं। महल्ले वाले उनकी गाड़ी, उनके मकान को देखकर मुस्कुराते हैं और ये मुस्कुराहट रेहान साहब के दिल को आरी की तरह काट जाती है। मैंने उनसे भी इत्तफ़ाक़ किया। गफूर बाट साहब का मसला उन तीनों से ज़्यादा दिलचस्प था। ये काम भी करते हैं, पैसे भी कमाते हैं और उनमें ज़ौक़ और सलीका भी है। मैं उनके सलीके और ज़ौक़ की दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। ये अपने सरहाने से लेकर स्लीपर तक खुद ख़रीदते हैं। उनमें ऐसी नफासत होती है कि दिल खींच कर रह जाता है। हम सब लाइट का स्विच ऑन करते हुए अपना पूरा हाथ स्विच बोर्ड या दीवार पर रख देते हैं और आपको 95% लोगों के स्विच बोर्ड और दीवारों पर हाथों के निशान दिखाई देंगे। हम सब दरवाज़ों पर पूरा हाथ रखकर उन्हें धकेलते हैं। इसी वजह से हमारे दरवाज़ों पर भी हथेलियों के निशान पड़ जाते हैं। लेकिन मैंने गफूर साहब को हमेशा एक उंगली से लाइट जलाते और दरवाजे को सिर्फ हैंडल से खोलते देखा। वो दरवाज़ा खोलने के बाद हैंडल को अमूमन टिश्यू पेपर से साफ़ भी करते हैं और ये फ़ोन भी इस नफासत से उठाते हैं कि फ़ोन पर उंगलियों के निशान नहीं पड़ते। उनकी गाड़ी भी अंदर और बाहर दोनों तरफ से इंतहाई साफ़ होती है। उनका घर और दफ्तर भी इंतहाई नफीस और साफ़ सुथरा है। मैंने कभी उनके जूतों पर गर्द का निशान नहीं देखा, उनकी कमीज़ पर सिलवट नहीं देखी और उनके बाल बिखरे हुए नहीं पाए। लेकिन इसके बावजूद ये भी खुद को नाकाम समझते हैं और मैंने उनसे इत्तफ़ाक़ किया। और मेरे इंतहाई करीबी दोस्त खालिक साहब का मसला इन चारों से ज़्यादा दिलचस्प था। खालिक साहब काम भी करते हैं, पैसे भी कमाते हैं। उनके पास दुनिया जहाँ की नेमतें भी हैं। ये बाज़ौक़ भी हैं और ये अब कामयाबी पर मुतमईन भी है, लेकिन उसके बावजूद खुश नहीं हैं और ख़ुद को नाकाम समझते हैं। मैंने उनके साथ भी इत्तफ़ाक़ किया। क्यों? क्योंकि ये भी एक दिलचस्प मसला था। हमारी कामयाबी एक साइकिल, एक सर्कल की तरह होती है। हम अगर कामयाबी के इस सर्कल को फॉलो ना करें तो हमारी कामयाबी हमें खुशी नहीं देती। कामयाबी के सर्कल के 5 स्टेप्स होते हैं और हम इन 5 मराहल में से किसी में भी नाकाम हो सकते हैं। मसलन आप काम कर रहे हो और आपका काम दौलत की शक्ल में तब्दील ना हो रहा हो। आप 10-10, 12-12 घंटे काम करते हो, यह सिलसिला कम अज़ कम 10 साल से जारी हो और ये काम आपको पैसे ना दे रहा हो, तो आप नाकाम हैं। लेकिन यहाँ ये बात भी याद रखिए, दुनिया का हर अच्छा प्रोफेशन आपको शुरू में पैसा नहीं देता। प्रोफेशन के शुरू में आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस, अपनी सलाहियत, अपनी ईमानदारी और मेहनत साबित करना होती है। आप अगर चंद बरस लगाकर ख़ुद को बासलाहियत और मेहनती साबित कर दें तो फिर आप ये कामयाबी के दरवाज़े खुल जाते हैं और ये कामयाबी अपने साथ दौलत भी लाती है। लेकिन आपको काम करते हुए 10 साल हो गए हैं। आप मेहनत, सलाहियत और ईमानदारी से भी काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको रिटर्न रुपए की शक्ल में नहीं मिल रहा, तो आप सनी की तरह नाकाम है और आप अपनी पॉलिसी तब्दील करनी चाहिए।
اس کے برعکس اگر آپ نے کام کیا اور دولت بھی کمانا شروع کر دی لیکن آپ کی دولت سہولت یا آسائش میں تبدیل نہیں ہو رہی، آپ اس دولت سے زندگی کی آسائشیں نہیں خرید رہے، آپ نیا گھر نہیں بنا رہے، نئی گاڑی یا گاڑیاں نہیں خرید پاتے، جدید ترین اے سی، فریج، ٹی وی، کمپیوٹر نہیں لیتے، آپ اچھے کپڑے اور جوتے نہیں پہنتے، اچھا کھانا نہیں کھاتے، اچھے ریسٹورانوں میں نہیں جاتے اور بیوی بچوں کی زندگی کو آسان نہیں بناتے، تو آپ بھی ناکام ہیں۔ دولت کو ہمیشہ کمفرٹس کی شکل میں تبدیل ہونا چاہیے، اور اگر یہ نہیں ہو رہی تو پھر آپ عبدالسلام کی طرح خود کو ناکام سمجھیں۔ کمفرٹس کے بعد ذوق اور نفاست کی باری آتی ہے۔ آپ نے اگر دولت کما لی، آپ نے اس دولت کو کمفرٹس میں تبدیل کر لیا، لیکن آپ ان کمفرٹس میں ذوق نہیں آ رہا، تو بھی آپ ناکام ہیں۔ آپ کی دولت آپ کا مذاق بن جائے گی۔ آپ نے 5 لاکھ کا سوٹ پہن لیا لیکن سیاہ سوٹ کے ساتھ ایک سفید جوتے پہن لیے۔ آپ نے 2 کروڑ کی گاڑی خرید لی لیکن ہینڈل گولڈن کلر کے پسند کر لیے۔ آپ نے 10 لاکھ کی پینٹنگ لے لی لیکن آثار قدیمہ کی پینٹنگ ڈرائنگ روم میں لگا لی۔ آپ نے روم میں چیتے کی کھال بچھا لی۔ آپ نے 10 کروڑ کے گھر میں بھینس باندھ لی، تو بھی آپ کامیابی، آپ کی دولت، آپ کی آسائش آپ کا مذاق بن جائے گی۔ لوگ ریحان کی طرح آپ کا بھی مذاق اڑائیں گے۔ ذوق کے بعد اطمینان کی باری آتی ہے۔ آپ اگر کام، دولت، سہولت اور ذوق کے باوجود مطمئن نہیں، آپ تسکین محسوس نہیں کرتے، تو آپ بھی ناکام ہیں۔ آپ دنیا بھر کے کامیاب لوگوں کا ڈیٹا نکال کر دیکھ لیں، آپ کو بے شمار لوگ ذوق سلیم کے لیول پر پہنچ کر خودکشی کرتے دکھائی دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ذوق سلیم تسکین میں تبدیل نہ ہو تو یہ بیماری بن جاتا ہے۔ آپ ہاتھ دھو دھو کر ہلکان ہو جاتے ہیں، یا بدبو سے بچنے کی کوشش میں زندگی کی تمام خوشبوؤں سے محروم ہو جاتے ہیں، اور یہ بیماری آپ کو موت کے منہ تک لے جاتی ہے۔ چنانچہ ذوق سلیم کے بعد تسکین کا ہونا ضروری ہے، لیکن تسکین یا سیٹسفیکشن بھی آخری مرحلہ نہیں۔ آپ اگر اپنی تسکین کو روحانیت میں تبدیل نہیں کرتے، آپ اگر تسکین کو چھوتے ہی فلاح عامہ کا کوئی کام شروع نہیں کرتے، آپ عبادت یا ریاضت کی طرف نہیں جاتے، تو بھی آپ ناکام ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کی تسکین آپ کو خود غرض انسانیت سے لا تعلق اور بے حس بنا دے گی، اور آپ چند برسوں میں پاگل ہو جائیں گے۔ کامیابی ایک سرکل کی طرح ہے۔ آپ جب تک اس سرکل کو پورا نہیں کرتے، آپ جب تک کام کو دولت، دولت کو کمفرٹس کو ذوق سلیم کو اطمینان اور اطمینان کو روحانیت میں تبدیل نہیں کرتے، آپ اس وقت تک کامیابی کے اصل مزے تک نہیں پہنچ پاتے۔ آپ کامیابی کی پیک کو نہیں چھو پاتے۔ ہم میں سے اکثر لوگ اس سرکل کو کسی نہ کسی جگہ توڑ دیتے ہیں، اور یوں ہماری زندگی المیہ کا شکار ہو جاتی ہے۔ ہم آب حیات کے چشمے کے کنارے بیٹھ کر پیالے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اور اس انتظار کی وجہ سے ہماری زندگی بے رنگ ہو جاتی ہے۔ ہم رنگوں میں رہ کر بھی بلیک اینڈ وائٹ زندگی گزارتے ہیں۔ ہم کس قدر بے وقوف لوگ ہیں۔